हम लोग वीडियो री एग्जाम के लिए जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ये 3 पार्ट है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, मास्की का लघु शिलालेख। इसमें अशोक का नाम उल्लिखित है। साथ ही अशोक के शिलालेखों की बात करें तो इसके शिलालेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जवाबित का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था राज्य के कानूनों से। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम लगाइए। तो हुमायूं के द्वारा सबसे पहले लड़ा गया था देवरा का युद्ध। कब हुआ था? 1532 में, और ये हुमायूं तथा महमूद लोदी के बीच में हुआ था। फिर नेक्स्ट किया था इसने चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 26 जून 1539 को हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था देवरा का युद्ध, फिर हुआ था चौसा का युद्ध। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, देवरा का युद्ध हुआ था, फिर चौसा का युद्ध हुआ था, एंड थर्ड हुआ था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1555 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, देवरा का युद्ध पहले हुआ था 1532 में, तथा चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। फिर बात करते हैं कन्नौज, जो कि 1 साल बाद हुआ 1540 में, और सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 में। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, रहन सहन का स्तर ये जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। जबकि जनसंख्या का घनत्व, लिंगानुपात तथा ग्रामीण शहरी जनसंख्या ये सभी जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा हैं। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो और राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये रोक सकती है 14 दिनों तक। धन विधेयक किस आर्टिकल में है? तो ये है 110 आर्टिकल में बात की गई है धन विधेयक की। साथ ही राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिनों तक। किस आर्टिकल के अंदर है? तो ये है आर्टिकल 109 क्लॉज 5 बात करता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर, और ये 1853 में बम्बई से थाने के बीच में चलाई गई थी प्रथम रेलवे लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो वो था रांची जो कि झारखंड में है। तो रांची से लेके भागलपुर जो कि बिहार में है। तो रांची से लेके भागलपुर तक का जो क्षेत्र था वो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो ये किया था चितरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ कब था? तो ये हुआ था 1908 में हुआ था अलीपुर षड्यंत्र केस, और इसमें अरविंद घोष पर मुकदमा चला गया था। साथ ही अरविंद घोष के साथ इसमें खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी भी थे। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये भी अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। कैबिनेट मिशन भारत के आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो यह आया था मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? तो ये लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है, और संशोधन की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 368 में। साथ ही यदि हम बात करें धन विधेयक और वित्त विधेयक की, तो धन विधेयक और वित्त विधेयक ये सिर्फ लोकसभा में लाए जा सकते हैं, लेकिन संशोधन के लिए विधेयक वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आ सकता है। लेकिन जो धन विधेयक है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन इसकी जनसंख्या कितनी है? तो इसकी जनसंख्या है ऑप्शन बी, संपूर्ण मानव जाति की 17.5% जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटना बनी थी? तो ये बना था रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग कांड हुआ कब था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग कांड। और रोलेट एक्ट कब आया था? तो रोलेट एक्ट आया था 1919 में, तथा असहयोग आंदोलन इसकी शुरुआत हुई थी 1920 से 21 में, तथा सांप्रदायिक अवार्ड ये हुआ था 1932 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो यह आया था 1928 में। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, किस नदी का है? ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये तिब्बत में मानसरोवर के चेमा योंगडिंग ग्लेशियर से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र निकलती है चेमा योंगडिंग ग्लेशियर से, और सतलज निकलती है मानसरोवर के राकस ताल से। और सिंधु नदी की बात करें तो ये निकलती है मानसरोवर झील से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित आर्टिकल में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 40, और ये है किसमें? तो ये है डीपीएसपी में, मतलब कि नीति निर्देशक तत्व में है। आर्टिकल 32 की बात करें तो ये संबंधित है मूल अधिकारों के संवैधानिक उपचारों से। तो ये फंडामेंटल राइट के संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है।
और आर्टिकल 48 ये संबंधित है कृषि एवं पशुपालन संगठन से, और आर्टिकल 51 की बात करें तो ये संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनावरण आवश्यक है, तो ये है संपूर्ण भूमि का 33%। CPU का फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी। पुरानी और जो नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं हैं वो कहाँ नष्ट हो जाती हैं, तो ये नष्ट होती हैं प्लीहा में। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो वनारोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। न्यायिक पुनर्वलोकन का क्या अर्थ है, तो न्यायिक पुनर्वलोकन की बात की गई है। इसमें न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है किसमें, तो ये है आर्टिकल 137 में। इसकी व्यवस्था ली कहाँ से गई है, तो ये ली गई है USA से। और न्यायिक पुनर्वलोकन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को शून्य घोषित कर सकता है यदि उनके निर्माण में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तो। इसलिए इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि किसी भी राज्य के कानून को यह अवैध घोषित कर सकता है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो इसमें हो जाएगा वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। निम्न में से परजीवी पौधे कौन से हैं, तो जो अमरबेल है ये एक परजीवी पौधा है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, तो ये होती है ठोस होती है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। नेक्स्ट है पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, हल्दी प्राप्त होती है तने से। तो हल्दी को क्या कहा जाता है, तो हल्दी को कहा जाता है प्रकंद, और हल्दी प्राप्त होती है तने से। MB का प्रयोग किया जाता है, तो ये मेगाबाइट्स के लिए प्रयोग किया जाता है MB का। नेक्स्ट है एम्फीबिया क्या बताता है, तो एम्फीबिया ये जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को बताता है। एम्फीबियन मतलब कि जो जल और स्थल पर दोनों रह सकते हैं वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। एम्फीबियन मतलब कि उभयचर प्राणी जो कि जल और स्थल दोनों में रह सकें। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो ये होता है विटामिन 12 में। गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है ये किसका कारण क्या है, तो ये होता है फफूंदी के कारण मतलब कि फंगस के कारण। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है सेब के फल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो ये होता है गूदेदार पुष्पासन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है, तो इसमें हो जाएगा जो बायोगैस है ये व्यावसायिक स्रोत नहीं है, बाकी पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा और प्राकृतिक गैस ये सभी ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत हैं। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव क्या है, तो हरित गृह प्रभाव ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ना। हरित गृह की बात करें बेसिकली तो वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब की क्या होती है अधिकता होने लगती है और असंतुलित वृद्धि के कारण ही जो पृथ्वी द्वारा परावर्तित होता है पार्थिव विकिरण ये इन गैसों को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है, जिसके चलते पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान में क्या होती है वृद्धि होने लगती है। यही क्या कहलाता है, यही हरित गृह प्रभाव कहलाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान में बढ़ना। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, तो इसमें हो जाएगा पर्वतों और पहाड़ियों से। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है अपेंडिसाइटिस रोग होता है मदिरा के अतिशय सेवन से। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण होती है, कार्बन डेटिंग से तो इससे निर्धारण होती है जीवाश्म की आयु। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, हस्तिनापुर। ये यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार और इसकी स्थापना की गई थी 1986 में और ये यूपी के मेरठ, मुरादाबाद तथा मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में फैला है। तो इसको आप याद कर सकते हैं GMQ मतलब कि गाजियाबाद, M से मेरठ, M से मुरादाबाद तथा M से मुजफ्फरनगर में फैला है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमिक गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी है, तो ये लिखी गई है चौधरी चरण सिंह के द्वारा। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था कौन सी है, तो ये होती है ताज निकलने की अवस्था, जो कि गेहूं की सिंचाई की अतिक्रांतिक अवस्था होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, जो फतेहपुर है ये गंगा नदी के किनारे नहीं है, बाकी भागलपुर, उत्तरकाशी और कानपुर ये सभी गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी, तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्न में से किस संस्थान का हेडक्वार्टर रोम में है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, FAO मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन किया गया था 16 अक्टूबर 1945 को गठन किया गया था FAO का
साथ ही ILO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसकी स्थापना की गई थी 1919 में। और IMF की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। और यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है न्यूयॉर्क में। फाओ का हेडक्वार्टर ये रोम में है। ILO का जिनेवा में है। और IMF मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत देती है कि जो केंद्रीय बैंक है ये महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें बहने वाली नदियाँ। तो जिम कार्बेट जो कि उत्तराखंड में है, तो इससे गंगा नदी नहीं, इससे राम गंगा बहती है। तो पहला तो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कांजीरंगा जो कि असम में है, इससे मानस नहीं, जबकि इससे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो ये भी सुमेलित नहीं है। और साइलेंट वैली की बात करें ये है कहाँ पे? तो ये है केरल में। और काजीरंगा हम लोगों ने पढ़ा ये असम में है। काजीरंगा असम में है, साइलेंट वैली जो कि केरल में है और यहाँ से बहती है कुंती पुझा नदी। तो कुंती पुझा नदी जो है वो साइलेंट वैली से होकर बहती है। तो इसके तीनों सुमेलित नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये सभी भाग वनस्पति और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। वह कौन सा यौगिक है जो सफ़ेद ठोस है और जो वायु से जल वाष्प को अवशोषित करता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 मई को मनाया जाता है। निम्न में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन का शुभारंभ किया था? तो ये शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कब की गई थी? तो ये 2021 में 25 अक्टूबर को की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। हाल ही में किस देश में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए हैं? तो कौन सी कंट्री में? तो ये है अमेरिका, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में होने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था गोवा में। लेकिन यदि हम 2023 के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इसका आयोजन भी गोवा में ही किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा रिसेंट का। नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसमें हो जाएगा गुप्त वंशों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ग्राम अनुदान मतलब गांव अनुदान में दिया था। और जो गुप्त वंश था इनका धर्म कौन सा था? तो ये वैष्णव धर्म को मानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और गुप्त वंश के टाइम पर ही वैष्णव और शैव के मध्य समन्वय भी स्थापित हुआ था, लेकिन जो गुप्तवास थे ये वैष्णव धर्म को मानते थे। DNA अंगुल छाप मतलब कि फिंगरप्रिंट, DNA फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? तो ये विवादित जनकता के लिए किया जाता है DNA फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा जो म्यांमार है ये सार्क का मेंबर नहीं है। अफगानिस्तान, भूटान तथा मालदीव ये सार्क के मेंबर हैं। सार्क की बात करें तो ये दक्षिण एशियाई संगठन है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? तो ये है नेपाल में। तो सार्क का हेडक्वार्टर भी काठमांडू नेपाल में है। और सार्क में कितने मेंबर हैं? तो इसमें 8 कंट्री मेंबर हैं। कौन कौन से? पहले तो बात करते हैं पाक है, मतलब कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान तथा इंडिया है, लेकिन इसमें म्यांमार नहीं है। साथ ही श्रीलंका भी इसमें शामिल है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? तो ये हुई थी धर्मशास्त्रों के समय में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का मुख्यतः कारण किस कारण से यह असफल रहा है? इसका असफल था कि इसमें किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसलिए 1857 का विद्रोह असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कौन से मानसून से होती है? सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा तो ये होती है दक्षिण पूर्वी मानसून से। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि यानी कि कौन सी स्टेट जोड़ती है? तो ये जोड़ती है बाब अल मंदेब। कौन कौन से सागर को? हिंद महासागर को लाल सागर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीप कैसे अलग हुए, तो ये विवर्तनिक क्रिया के द्वारा महाद्वीप अलग हुए हैं। तो प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसके ने किया था, तो 1962 ने हेरी हेस ने किया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन, और महाद्वीप अलग भी हुए हैं विवर्तनिक क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनघनत्व सबसे ज़्यादा है, तो इसमें हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में नगरीय जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है तकला-मकान डेजर्ट, ये किस देश में स्थित है, तो ये है चाइना में तकला-मकान डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो ये है राज्यसभा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो ये हो सकती है 250। और राज्यसभा का एक इम्पॉर्टेंट बात है ये है कि राज्यसभा कभी विघटन नहीं हो सकती, मतलब कि लोकसभा का विघटन तो हो सकता है लेकिन राज्यसभा का विघटन कभी नहीं हो सकता। स्वचालित इंजनों में कौन सा हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी एथिलीन ग्लाइकॉल। भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 का संबंध किस राज्य से है, तो ये है जम्मू कश्मीर राज्य से। वैसे तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया है, और जम्मू कश्मीर इसको 2 केंद्र शासित 2 यूटी में डिवाइड कर दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर दूसरा लद्दाख। किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, तो ये जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत। किसमें जोड़ा गया था, तो ये प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और ये साथ ही ये भी याद रखिएगा कि ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, कब से, तो ये अपने पद ग्रहण की तिथि से। जिस दिन से वो अपना पद ग्रहण कर लेता है उस दिन से अपने पद पर 5 वर्ष तक के लिए बना रहता है। इसके लिए व्यवस्था है आर्टिकल 56 क्लॉज 1। निम्न में से कौन एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है, तो ये लेता है भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब कि आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो 1935 में की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल किस पर है, तो इसका मुख्य बल है ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करना, इसलिए लाई गई थी जवाहर रोजगार योजना। मनुष्यों को शोर की सह सीमा करीब कितनी होती है, तो ये होती है 85 डेसिमल की। यदि हम लोग साधारण बातचीत की बात करें तो साधारण जो नॉर्मल बातचीत होती है वो होती है 30 to 40 डेसिमल की, और जो हम लोग जोर से बात करें मतलब तेज़ी से, तो उसकी होती है 50 to 60 डेसिमल। नेक्स्ट है पसीने का मुख्य उपयोग है ये शरीर के ताप को नियंत्रित करने में। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे क्या है, तो वे हैं मलबरी लीव्स, मतलब कि शहतूत की पत्तियों पर होता है रेशम कीट। और रेशम का जो अध्ययन किया जाता है वो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेरीकल्चर। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट, मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये की जाती है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। नेक्स्ट है 1 घंटे में 1 क्यूसेक पानी बहने की मात्रा कितनी होती थी, ये होती है 3.6 × 10⁶। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक लोहे का प्रचुर स्रोत है, तो लोहा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी चौलाई, और केले में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है। भारत की मुख्य अनाज की फसल कौन सी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी चावल। चावल में फर्स्ट कौन सा है, तो भारत में भी ये चावल है, वेस्ट बंगाल फर्स्ट में, और यूपी चावल में सेकंड पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, तो जो इंसुलिन है ये एक हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो आला कहाँ होता है, ये बुंदेलखंड में होता है, सही है। बिरहा ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है, ये भी सही है। कजरी रुहेलखंड में नहीं होता, कजरी होता है मिर्जापुर के क्षेत्र में, तो इसका ऑप्शन सी ही सुमेलित नहीं है। अगर चैता की बात करें तो अवध तथा भोजपुर क्षेत्र में होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कजरी, जो कि रुहेलखंड में नहीं बल्कि मिर्जापुर में होता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी महोबा में थी। जनगणना से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करा रखे, एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हो, उसकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे क्या मापा जा सकता है, तो इससे जो चट्टानों की उम्र है वो मापी जाती है रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा। एक क्षेत्र में प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जीवी अनुक्रमण, मतलब कि बायोटिक सक्सेशन। और जो बायोटिक सक्सेशन ये होते क्या है, ये अपने जो बदलते हुए पर्यावरण है इनके प्रभाव के अंतर्गत जो जीवों का समूह है उनमें जो होने वाला क्रमिक परिवर्तन होता है, जो क्रमिक चेंज होता है वही क्या कहलाता है, वही जीवी अनुक्रमण मतलब कि बायोटिक सक्सेशन कहलाता है।
प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा वर्षा के द्वारा ही हम प्रदूषण युक्त जो वायुमंडल है उसे स्वच्छ रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? हम लोग वनों को काटेंगे तो इससे क्या होगा? इससे हमारा पारिस्थितिकी संतुलन बनेगा नहीं, जबकि पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा वनों को काटने से। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। भारत ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो यह आया था 1986 में। उत्तर प्रदेश में ITCT की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो यह की गई है लखनऊ में। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने या फिर नए राज्यों की स्थापना करने की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है संसद। संसद चाहे तो राज्य को संघ में शामिल कर सकता है या फिर नए राज्य की स्थापना कर सकता है। ये पावर है संसद के पास। संसद है किस आर्टिकल के तहत? तो संसद है आर्टिकल 79 के तहत। संसद में कौन कौन होता है? तो संसद में होता है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? यह है महान्यायवादी। महान्यायवादी की बात करें तो यह है आर्टिकल 76 में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना ये किस देश के हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है अर्जेंटीना के। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पश्चिम बंगाल। ये उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। इसमें कौन कौन से आता है? इसमें आता है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मिजोरम, असम और मणिपुर आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी, मतलब कि नील नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो ये थी मिस्र की सभ्यता। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल। फुटबॉल क्षेत्र में दिया जाता है डूरंड ट्रॉफी। भारत छोड़ो आंदोलन ये किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो इसकी शुरुआत की गई थी क्रिप्स मिशन के प्रतिक्रिया में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1942 में। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो गांधी जी थे इन्होंने वायसराय के साथ साक्षात्कार मांगते हुए एक पत्र लिखा था, करेक्ट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाना था, ये भी सही है। कारावास में जो बंद स्वतंत्रता सेनानी थे उनको छोड़ा जाना था, ये भी सही है। जो समस्त अधिहित जमीनें थी मूल निवास स्वामियों को वापस लौटाई जानी थी, ये सही नहीं है गांधी इरविन समझौता में। गांधी इरविन समझौता की बात करें तो ये हुआ कब था? ये हुआ था 1931 में गांधी इरविन समझौता।